नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल में काफी तनावपूर्ण कारणों से सुर्खियों में रहा है लद्दाख। जी। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ अशांति का माहौल है, हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, लद्दाख में जो हालिया घटनाक्रम हुआ है वो मतलब कई परतों वाला है। मुख्य रूप से ये तनावपूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांगों से जुड़ा है। शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, जिन पर अब हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। हाँ, तो आज की हमारी कोशिश यही है कि हम विभिन्न स्रोतों जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी विज्ञप्तियां हैं और कुछ एनालिसिस भी हैं, उनके आधार पर इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये घटनाएं कैसे घटी, सोनम वांगचुक की भूमिका इसमें कैसे बदली, लद्दाख की ये मांगे कितनी पुरानी है, उनका मतलब क्या है और सरकार का इस पर क्या रुख है, क्या चल रहा है असल में। चलिए शुरू करते हैं हाल की घटनाओं से। 24 और 25 सितंबर 2025 के आसपास लेह में स्थिति काफी बिगड़ गई। मतलब हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ। और इसमें दुर्भाग्यवश 4 लोगों की जान चली गई और करीब 70 लोग घायल हुए। 70? जी, काफी ज्यादा। जी। और घायलों में 50 तो सुरक्षाकर्मी ही थे। अच्छा। और काफी तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें थी। जी हाँ, बिल्कुल। पब्लिक प्रॉपर्टी को खासा नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के स्थानीय ऑफिस, लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर यानी सीईसी के दफ्तर, हाँ, और सुरक्षा बलों की कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। पत्थरबाजी की भी कई घटनाएं हुई। और ये सब तब हुआ जब सोनम वांगचुक अनशन पर थे। जी, वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे, उसी दौरान ये सब हुआ। सोनम वांगचुक की बात करें तो उनकी भूमिका में एक बड़ा ड्रामेटिक बदलाव नजर आता है। मुझे याद है अगस्त 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया गया था। हाँ। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर धन्यवाद किया था। उन्होंने इसे लद्दाख के पुराने सपने को पूरा करने वाला कदम बताया था। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। उस समय वांगचुक ने इसे अगस्त 1989 में शुरू हुए करीब 30 साल पुराने आंदोलन की जीत बताया था। उन्होंने अंजुमन मोइनुल इस्लाम जैसे संगठनों के धन्यवाद पत्र भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जो यूटी दर्जे का जश्न मना रहे थे। 5 अगस्त 2019 को लेह की सड़कों पर लोग खुशी से नाच रहे थे। मतलब वो माहौल था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। वही सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 से पूर्ण राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची की मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। जी, उनके साथ ले एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA जैसे प्रमुख लद्दाखी समूह भी जुड़ गए। ये तो एकदम 180 डिग्री का टर्न लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, 2019 में यूटी दर्जे का स्वागत तो हुआ, लेकिन जानकारों का कहना है कि जल्दी जमीनी स्तर पर कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स उभरने लगे। अच्छा, किस तरह की चिंताएं? मतलब लोगों को डर सताने लगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सारी पावर दिल्ली में सेंट्रलाइज हो जाएगी, स्थानीय लोगों का जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल कम हो जाएगा। और बाहरी कंपनियों या लोगों के आने से लद्दाख का जो यूनिक कल्चर है और नाजुक इकोसिस्टम है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। ओके। तो इन्हीं चिंताओं ने बेसिकली पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची जैसी मांगों को फिर से हवा दी और सोनम वांगचुक इसके एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे। और इसी नए रुख के बाद उन पर ये आरोप भी लगने लगे। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा उलझता गया। गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन का सीधा आरोप है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने 24 सितंबर को भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। अच्छा। उनका कहना है कि इन्हीं भाषणों से प्रभावित होकर भीड़ ने भाजपा ऑफिस और सीईसी दफ्तर पर हमला किया और आगजनी की। क्या किसी खास तरह के बयानों का जिक्र है इन आरोपों में? मतलब किस तरह की भड़काऊ भाषण? आरोप यह है कि उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग का जिक्र किया, नेपाल में हाल में हुए जिंजी प्रोटेस्ट का हवाला दिया जिनमें आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी, और लोगों को एक तरह से वैसे ही रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तिब्बत में होने वाले विरोध के तरीकों, यहाँ तक कि आत्मदाह तक का सुझाव दिया। ये आरोप हैं। और हिंसा के वक्त उनके बर्ताव पर भी सवाल उठाए गए हैं। लद्दाख प्रशासन के मुताबिक जब हिंसा भड़क उठी तो वांगचुक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करने के बजाय अपना अनशन तोड़ा और वो घटनास्थल से चले गए। अच्छा। जिसे प्रशासन ने गैर जिम्मेदाराना माना। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति, इशारा वांगचुक की तरफ ही माना जा रहा है, वो सरकार द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी HPC के जरिए जो बातचीत चल रही थी उसे पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे थे।
इसके बाद तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, NSA लगा दिया गया। जी, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, जो अब नई भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है, उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर जेल भेज दिया गया है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनकी रिहाई की गुहार लगाई है। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध और एक तरह का विच हंट बताया है और वांगचुक पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई शायद 6 अक्टूबर को होनी थी। उनके कुछ NGOs और अन्य कथित कनेक्शंस की भी बात सामने आई है। ये क्या मामला है? हाँ, उनके 2 मुख्य संगठन SECMOL और HIAL वो कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए जांच के दायरे में हैं। SECMOL का FCRA लाइसेंस, मतलब विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस, वो रद्द कर दिया गया है। ओहो। और CBI भी जांच कर रही है। इसके साथ ही उनके कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पाकिस्तान कनेक्शन, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसमें क्या तथ्य सामने रखे गए हैं? लद्दाख के DGP SD सिंह जमवाल के अनुसार वांगचुक ने पाकिस्तान में हुई एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। उनका यह भी कहना है कि वांगचुक एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति PIO के संपर्क में थे, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और जिस पर पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारी भेजने का आरोप है। अच्छा। हालांकि वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि वांगचुक ने गिलगिट बल्तिस्तान को ऑटोनॉमी देने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की थी, लेकिन इसका भी खंडन किया गया है। इस पूरे मामले पर सुरक्षा विशेषज्ञों की भी राय है। जैसे पूर्व रॉ अधिकारी RSN सिंह का नजरिया भी सामने आया है। वो क्या कहते हैं? हाँ, RSN सिंह जैसे कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वांगचुक की गतिविधियां 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद से बढ़ी हैं। अच्छा। वे लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, उनकी गतिविधियों के पीछे क्षेत्र को अस्थिर करने के इरादे पर सवाल उठाते हैं। मतलब उनका कहना है कि ये मांगे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, उनका तर्क है कि छठी अनुसूची जैसी मांगे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे खारदुंगला तक जाने वाली सड़क का निर्माण उसमें बाधा डाल सकती हैं, क्योंकि लोकल काउंसिल को वीटो पावर मिल सकता है। इसलिए वे कड़ी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कुछ अपुष्ट धारणाएं भी हैं, जिनमें कुछ विश्लेषक मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कुछ एक्टिविस्ट जैसे वांगचुक या ग्रेटा थनबर्ग को बाहरी शक्तियों जैसे CIA एजेंट से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये बस कुछ थियरीज हैं। वांगचुक का मामला तो वाकई पेचीदा है, जिसमें इतने सारे आरोप और कानूनी दांव-पैन शामिल हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो लद्दाख की अपनी पहचान और स्वायत्तता की मांग तो दशकों पुरानी है ना? ये सिर्फ वांगचुक के आंदोलन से शुरू नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख के लोगों की अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान की मांग बहुत पुरानी है। आजादी के तुरंत बाद 1949 में ही लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक मेमोरेंडम सौंपकर नेहरू के अधीन सेल्फ रूल की मांग की थी। 1949 में? जी हाँ। फिर 1964 में प्रभावशाली नेता खुशोक बकला रिनपोचे ने भी आंदोलन किया। 1989 में LBA ने फिर से जोरदार तरीके से यूनियन टेरिटरी UT के दर्जे के लिए आंदोलन छेड़ा, जिसमें बड़ी रैलियां हुई। और इसी लंबे संघर्ष का नतीजा था कि बाद में हिल काउंसिल बनी। जी, 1989 के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC का गठन लेह जिले के लिए हुआ। बाद में कारगिल के लिए भी बनी। ये एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नेंस की दिशा में एक कदम था, लेकिन अलग प्रशासनिक इकाई की मांग जारी रही। 2016 में सभी धार्मिक समुदायों की जॉइंट कमेटी AR-JAC ने भी UT का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन पहले की सरकारें इसे लागू करने में क्यों हिचकाती रहीं? क्या वजह थी? मुख्य कारण था जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, यानी आर्टिकल 370। अच्छा, हाँ। लद्दाख को अलग UT बनाने के लिए आर्टिकल 370 में संशोधन या उसे हटाना जरूरी था, जो राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव कदम था। इसलिए पहले की सरकारें, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें, इस पर आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया।
और जैसा हमने पहले कहा, उस समय लद्दाख में इसका जबरदस्त स्वागत हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यूटी बनने के महज कुछ साल बाद ही पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांग इतनी प्रबल कैसे हो गई? क्या विकास नहीं हुआ या कुछ और कारण थे? देखिए, यूटी बनने के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख में विकास के कई काम शुरू किए। नया विश्वविद्यालय खुला, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नए कॉलेज खोले गए, सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से हुआ और बड़े फाइनेंशियल पैकेज भी घोषित किए गए। लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया, विकास की इस तस्वीर के साथ साथ स्थानीय लोगों में अपनी जमीन, नौकरियां, कल्चर और पहचान खोने का डर भी बढ़ने लगा। अच्छा। उन्हें लगा कि बाहरी लोग और बड़ी कंपनियां आकर सब कुछ कंट्रोल कर लेंगी और लद्दाखी हाशिए पर चले जाएंगे। उनको ये डर सताने लगा और इसी डर ने मौजूदा आंदोलन को जन्म दिया। हाँ, इसी बैकग्राउंड में 2023 की शुरुआत में सोनम वांगचुक ने इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किए। धीरे धीरे लेह की मुख्य संस्था LAB और कारगिल की मुख्य संस्था KDA, जो पहले शायद अलग अलग मांगे रख रहे थे, वो भी एक साथ आ गए। अच्छा, ये दोनों ग्रुप्स एक हो गए। जी, LAB और KDA मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। मार्च 2024 में बड़ी हड़ताल हुई और फिर सितंबर 2024 में दिल्ली तक पदयात्रा की योजना भी बनाई गई थी, जिसे बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब ये जो 4 प्रमुख मांगे हैं, वो क्या हैं? एक बार फिर से बताएं। कुल 4 मुख्य मांगे हैं इस वक्त। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड। हाँ। दूसरा, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन PSC का गठन हो। ओके। और चौथा, लद्दाख के लिए लोकसभा में 2 सीटें हों, एक लेह जिले के लिए और एक कारगिल जिले के लिए। अभी एक ही सीट है। अच्छा। और क्या सरकार इनमें से कुछ मानने को तैयार है? सूत्रों के अनुसार, मतलब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि केंद्र सरकार इनमें से अंतिम 2 मांगों, यानी अलग PSC और 2 लोकसभा सीटों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत बताई जाती है। ओके, ये छठी अनुसूची की बात बार बार आ रही है। जरा विस्तार से बताएं कि ये है क्या असल में, और लद्दाख इसे क्यों चाहता है? देखिए, संविधान की छठी अनुसूची 6th शेड्यूल बेसिकली पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए? हाँ, अभी वहीं लागू है। इसका मूल उद्देश्य है इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की विशिष्ट संस्कृति, उनके रीति रिवाजों, जमीन और पारंपरिक शासन प्रणालियों की रक्षा करना। इसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADCs बनाई जाती हैं, जिन्हें काफी अधिकार मिलते हैं, जैसे अपनी जमीन, जंगल, लोकल गवर्नेंस, पुलिसिंग के कुछ अधिकार, हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार। मतलब काफी स्वायत्तता। जी, अपने कोर्ट स्थापित करने का अधिकार और कुछ हद तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी। तो लद्दाख के लोग मानते हैं कि इससे उनकी पहचान और संसाधन सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। लद्दाख की लगभग 97% आबादी आदिवासी समुदायों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स से है। 97%, काफी ज्यादा। जी हाँ, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भाषाएं हैं जैसे भोटी और पुर्गी, और बौद्ध व शिया इस्लाम की मिली-जुली धार्मिक पहचान है। उन्हें लगता है कि छठी अनुसूची के तहत मिलने वाली ऑटोनॉमी उन्हें अपनी इस यूनिक पहचान, अपनी जमीन जिस पर बाहरी लोगों के कब्जे का डर है, और अपने नाजुक पहाड़ी पर्यावरण हो, बचाने में मदद करेगी। साथ ही डेवलपमेंट की दिशा तय करने में स्थानीय लोगों की भूमिका भी सुनिश्चित होगी। लेकिन इसका विरोध भी है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से। आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चिंता है। बिल्कुल, लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बेहद सेंसिटिव इलाका है। बॉर्डर चीन और पाकिस्तान दोनों से लगता है। सही बात है। तो आलोचकों का तर्क है कि अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो वहां बनने वाली ऑटोनोमस काउंसिल्स को लैंड एक्विजिशन जैसे मामलों में वीटो पावर मिल सकता है। अच्छा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, पुल, टनल या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में देरी हो सकती है या वे रुक सकती हैं। कहा जाता है कि इसी स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी के कारण ही मूल संविधान निर्माताओं ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची के दायरे से बाहर रखा था। सरकार का इस पूरे मामले पर आधिकारिक पक्ष क्या है? क्या वो इन मांगों पर बातचीत कर रही थी या नहीं कर रही थी? केंद्र सरकार लगातार कहती रही है कि वो लद्दाख के लोगों के हित और संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देने के लिए कमिटेड है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार इसका आश्वासन दिया है। ओके। इसी डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2023 में सरकार ने गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी HPC का गठन किया था। हाँ, आपने बताया था। जी, उसमें ले एपेक्स बॉडी, LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। तो क्या इस समिति की बैठकों से कोई नतीजा निकला था? सरकार के अनुसार क्या प्रगति हुई थी? सरकार की ओर से जारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की विज्ञप्तियों के अनुसार इस HPC की बैठकों और संवाद के जरिए कुछ प्रोग्रेस हुई थी। जैसे लद्दाख में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया। और ये तो काफी बड़ा इजाफा है। जी, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स LAHDCs में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। भोटी और पुर्गी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में शामिल करने पर सहमति बनी और लगभग 1800 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई। तो मतलब बातचीत का सिलसिला चल रहा था। सरकार का यही कहना है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले थे। HPC की अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी तय थी, बल्कि जिस दिन 24 सितंबर को हिंसा भड़की, उसके अगले 2 दिनों यानी 25 और 26 सितंबर को भी लद्दाखी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठकें शेड्यूल थीं। अच्छा। सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने जुलाई 2025 में भी बैठक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लद्दाखी समूहों की ओर से उस पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। तो सरकार का मूल तर्क ये है कि जब बातचीत का रास्ता खुला था, बैठकें तय थीं और कुछ प्रगति भी हो रही थी, तो फिर अचानक इस तरह हिंसा भड़काने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, सरकार का सीधा आरोप सोनम वांगचुक और कुछ अन्य लोगों पर है कि उन्होंने जानबूझकर बातचीत की प्रक्रिया को बाधित किया और हिंसा को उकसावा दिया, खासकर तब जब मांगे पहले से ही HPC में डिस्कस हो रही थी। उनका सवाल है कि शांतिपूर्ण माहौल को क्यों बिगाड़ा गया। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? क्या बातचीत फिर से पटरी पर आई है या रुकी हुई है? फिलहाल तो एक तरह का आप कह सकते हैं गतिरोध या स्टेलमेट बना हुआ है। 24 सितंबर की हिंसा के बाद LAB और KDA ने केंद्र सरकार से होने वाली सभी निर्धारित बैठकें रद्द कर दी और बातचीत सस्पेंड कर दी है। अच्छा। उनकी अब ये मांग है कि पहले उन सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं, जिन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है या जिन पर केस दर्ज हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये मामले वापस नहीं होते, तब तक वे बातचीत की मेज पर वापस नहीं आएंगे। तो कुल मिला के लद्दाख की स्थिति काफी उलझी हुई नजर आ रही है। एक तरफ दशकों पुरानी स्थानीय आकांक्षाएं हैं, अपनी पहचान और संसाधनों को बचाने की चिंता है। जी। तो दूसरी तरफ हाल के वर्षों में हुए प्रशासनिक बदलाव, विकास परियोजनाएं और उनसे उपजी नई आशंकाएं हैं। और इन सब के बीच ही जो दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा हुई, उसने मामले को और जटिल बना दिया है। निश्चित रूप से सोनम वांगचुक की भूमिका भी इसमें केंद्रीय लेकिन विवादास्पद बनी हुई है। एक समय प्रशंसित नायक, तो अब गंभीर आरोपों के घेरे में। दूसरी ओर सरकार है जो बातचीत और विकास का दावा कर रही है, लेकिन साथ ही अशांति के लिए कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। और ये छठी अनुसूची जैसी मांगों के गहरे निहितार्थ हैं, जिन्हें स्थानीय जरूरतों और राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी तस्वीर दोनों के नजरिए से देखना होगा। ये स्थिति वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का विषय है कि लद्दाख जैसे सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रीय स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और विकास की व्यापक रणनीतियों के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है, कैसे बैलेंस किया जाए। और एक और सवाल ये भी उठता है कि आखिर लद्दाख के लोगों के लिए विकास का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी परियोजनाएं और बाहरी निवेश है, या फिर ऐसा विकास जो उनकी अनूठी पहचान, संस्कृति और नाजुक पर्यावरण को बनाए रखते हुए उनकी अपनी शर्तों पर हो? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद आने वाले समय में और गहरे विमर्श की जरूरत होगी।